नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है बाराबंकी, जहां पर बाराबंकी की जनता है, उसके मुद्दे हैं, जनता का मूड है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तीसरे दौर की सियासी लड़ाई में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान तेज हो चला है। आज चुनाव एक्सप्रेस में हम बात करेंगे बाराबंकी सीट की, जो कई वजहों से लगातार चर्चा में है। पहले बीजेपी उम्मीदवार पीछे हट गए तो कमल खिलाने की जिम्मेदारी राज रानी रावत पर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से दिग्गज नेता पीएल पुनिया के बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बाराबंकी में बीएसपी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में यहां पर मानी जा रही है। क्या है बाराबंकी का चुनावी समीकरण? आज चुनाव एक्सप्रेस में यही जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तीसरा चरण, विवादित बयानों पर रण। गढ़ की चिंता में अखिलेश, मैनपुरी का क्या संदेश? जो हारने वाला पहलवान है, कभी नोचता है, कभी काटने भी लगता है तो और खिसियाना आदमी क्या करता है बताओ आप। 2024 की तीसरी लड़ाई, शाहबानो पीओके पर गरमाई। एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। राहुल गांधी पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा आरोप। जब शाहबानों का फैसला बदला जा सकता है, तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। बीजेपी खत्म हो जाएगी, बेकार प्रमोद के सब फिर ढूंढते फिरेंगे सलमान खुर्शीद वगैरह को, भाई हमें वापस ले लो। मोदी की प्रतिज्ञा, 400 पार की सियासी परीक्षा। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं। उससे पहले आपका परिचय करवा रहे हैं बाराबंकी की जनता से, जो आज यहां पर बहुत उम्मीदों के साथ अपने सवाल लेकर पहुंची है कि उसकी तरफ से सवाल उठाए जाएंगे तो सामने से जवाब भी आएगा। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए। उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। केपी तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तनुज पुनिया जी, कांग्रेस के नेता और गठबंधन के प्रत्याशी, बहुत स्वागत है तनुज जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ विजय आनंद वाजपेयी जी हैं, आप जिला मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। कुंवर जामी साहब हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पसमानदा समाज से आते हैं, सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया है उस पर आपसे सवाल करेंगे, बहुत स्वागत है आपका भी। विजय आनंद जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। इससे पहले कि हम पब्लिक डिबेट को खोलें, जनता के सवाल लें, 10 बरस से आप इस सीट पर काबिज हैं, आपके प्रत्याशी लगातार जीतते आए हैं। आपकी वो 5 बड़ी उपलब्धियां जिसके आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे अपने सांसद की उपलब्धियां हों जिनको आपने हटा दिया, जिनका टिकट काट दिया, या डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बाराबंकी की। पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि हमने सांसद को हटा दिया, ये भाजपा का अपना अनुशासन है। भाजपा में ये जो अनुशासित पार्टी है, उन्होंने स्वयं विड्रॉ किया, और वो राष्ट्रीय छवि और भारतीय छवि को लेकर के जो अनुशासन भाजपा ने 1951 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, जो जनसंघ के नेतृत्व से अब तक भाजपा ने बना रखा है, उस अनुशासन का अनुसरण करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब तक उसकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपलब्धियों में यहाँ पर अभी बाराबंकी देवा महादेवा की धरती है। पर्यटन के क्षेत्र में अभी महादेवा कॉरिडोर जो पास हुआ है, वो हमको लगता है कि एक बाबा विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर बना, और उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि बाराबंकी की जनता को जो हमारी सनातन परंपरा और जो जिस पर अब मोदी जी गर्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है कि विरासत भी और साथ में विकास भी, तो ये दोनों का एक नमूना है।
और इस धरती पर हमारे यहाँ महादेवा कॉरिडोर का जो अभी सबसे पहले अभी जो ये पास हुआ है लगभग 40 करोड़ से ज्यादा का, वो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा अनेकों सड़कों का अभी 4 लेन लखनऊ से लेकर के कुर्सी होते हुए जा रहा है, उसका भी पूरा बजट पास हो चुका है। इसी प्रकार से 727 NH इस प्रकार से लेकर के बाराबंकी से होता हुआ देवा के बाईपास, ये एक बड़ा मुद्दा था। देवा मेला लगता था तो उसके बाद वो मुद्दा था कि वहां से कोई बाईपास नहीं होता था। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है। बाराबंकी में कम से कम 40,000 से अधिक PM आवास दिए हैं गरीबों को, यह भी एक उपलब्धि है। और PM सम्मान निधि, ऐसे अनोखे उपलब्धियां हैं। ये तो इनके दावे हो गए। तनुज पुनिया जी, आपके वादे जो ये नहीं कर पाए, आप आएंगे तो करेंगे, इनकी कमियां बाद में गिनाइएगा, पहले आपके वादे। देखिए, हमारे वादे हैं पिछले 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले हमारे जो ट्रॉमा सेंटर बनवाया था डॉक्टर PL पुनिया साहब ने, यहाँ पे डॉक्टर PL पुनिया साहब ने एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया था। लेकिन आज जो है वो ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बहुत लड़ झगड़ के, अपनी सरकार से लड़ झगड़ के ये ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ था। माननीय अखिलेश यादव जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसमें योगदान किया था। लेकिन सरकार चली गई 2014 में। वो ट्रॉमा सेंटर आज 10 साल से इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उसके मशीनें ताले में बंद हैं, स्टाफ जो है उसमें अलॉट नहीं किया गया है, तो उसको चालू कराना है। ऐसे ही जो है किंतूर में एक आपका ITI है, जो बिल्डिंग बनी खड़ी है। ये पिछले 10 साल की बात मैं बता रहा हूँ। बिल्डिंग बनी खड़ी है, लेकिन उसकी पढ़ाई किसी और कॉलेज में होती है, उसमें आज तक एडमिशन नहीं हुआ। वहां के बच्चे जो है कहते हैं कि हाँ, हमारा एडमिशन ये है, हमारे पेपर इसी इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई कहीं और हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षा की बातें हैं, शिक्षा महाविद्यालयों की बहुत कमी है। यहाँ पे दूर दूर जाना पड़ता है और कई बेटियां हमारी वंचित रह जाती हैं शिक्षा से, क्योंकि गांव के लोग दूर नहीं भेजना चाहते हैं। महाविद्यालयों का निर्माण है। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में आपके पास, लेकिन कुंवर जामी साहब, 2004 में BSP की जीत हुई थी शायद यहाँ पर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इस बार लड़ाई में कहीं है, क्योंकि चर्चा यही चल रही कि लड़ाई गठबंधन प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, अपने आप को कहां पा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी एक मिशनरी पार्टी है, और मिशन जो है वो दिखाई नहीं देगा, मगर वो आपको एहसास होगा चुनाव होने के बाद कि कितने बड़ी तादाद में वोट जो है यहाँ पे गेन किया हमारी पार्टी ने। आप कह रहे हैं मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं, और आकाश आनंद जी को आपने बिठा दिया कि प्रचार मत करिए। आकाश आनंद जी को बिठाया नहीं है, वो तो रैलियां कर रहे हैं। संभाल ली है ना जी, कमान संभाल ली है उन्होंने। वो बुआ है उनकी और हमारी नेता है। ठीक है, मैं KP तिवारी जी आपको भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं। सर देखिए, एक तरफ से दावे हैं, एक तरफ से वादे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बाराबंकी के जो मुद्दे हैं उसको आप बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं, गहराई से समझ रहे हैं। वो 5 बड़े मुद्दे जो पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय है, जब वोट डालने के लिए पब्लिक जाएगी तो उसके जहन में रहेंगे। देखिए, सभी लोगों ने अपने वादे और इरादे सभी प्रमुख दलों ने अपने दे दिए, लेकिन सभी की सरकारों से जो 4-5 बड़े मुद्दे बाराबंकी के हैं वो आज भी कायम है। चाहे वो बाराबंकी का बुलबुल शुगर मिल चलना हो, चाहे वो बाराबंकी का रेलवे ब्रिज बनना हो, चाहे वो यहाँ का शहरी क्षेत्र का विकास का मामला हो, चाहे वो ITI जो बंद पड़े उनको शुरू करने का मामला हो। इसमें कोई एक सरकार नहीं, लगभग सभी सरकारों ने, चाहे वो सपा का हो चाहे भाजपा का हो, इन सभी सरकारों में ये चीजें बंद पड़ी हैं और प्रमुख मुद्दा है जिनको होना चाहिए। यही प्रमुख मुद्दे हैं, ये पब्लिक के मन में है। खुर्शीद, मैं आ रहा हूं आप सबके पास आ रहा हूं सवाल लेने के लिए। खुर्शीद आलम साहब, एक सेकेंड, ये राजनीतिक मंच तो है नहीं, नारेबाजी करने का कोई फायदा नहीं। मैं आप सबके पास आऊंगा, सवाल पूछिए। एक सेकेंड। खुर्शीद आलम साहब, पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है, और मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। आप पसमानदा समाज से आते हैं, आपको लग रहा है कि सरकार की योजनाएं मुस्लिम हित में है, काम हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बाराबंकी की जनता से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हो हल्ला कम करें, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब है और यहाँ देवा और महादेवा की धरती भी है। आपस में राजनीतिक द्वेष न रखें कृपया। धन्यवाद आप लोगों का। और मैं भाई साहब आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, मैं पसमानदा मुस्लिम समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूं
कि चाहे वो 12 की सरकार रही हो, 17 की सरकार रही हो या 22 की सरकार रही हो। तो एक छोटी सी पंक्ति मैं बता देता हूं, उसी में सारी रस निकल जाएगा। एक पंक्ति में ये सुनाना चाहता हूं कि चंदन विष व्यापत रहे, लपटे रहे भुजंग। आप ये समझ लीजिए कि पासमानदा मुस्लिम समाज आज उस चंदन के वृक्ष की तरीके है कि जैसे ये राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर चढ़ी रहती हैं और उनके ऊपर विष डालती रहती हैं और उनका कोई काम नहीं करती हैं। और आने वाले समय में जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें भी पासमानदा मुस्लिम समाज के साथ जो हुआ है और जो हो सकता है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से इस बात को कहा कि पासमानदा मुस्लिम समाज आज भारत के अंदर पिछड़ा मुस्लिम समाज है, जिसकी 85% आबादी मुसलमानों की है। ये कहने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे वो हुए। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। अब मैं डिबेट को पब्लिक के लिए खोल रहा हूं। मैं बारी बारी से आप सबके पास आऊंगा, आप सबके सवाल लूंगा और सवालों के जवाब सामने से लूंगा। जी, अपना सवाल। 1 सेकेंड, कोई नारेबाजी नहीं, कोई उड़दंग नहीं। जी, मैं दिनेश वैस कसौनन समाज का जिला अध्यक्ष। जी, मैं आपके मन से बस इतना कहना चाहता हूं कि व्यापारी आज की डेट में बहुत परेशान है। इस आर्थिक मंदी में जो हालत कर दी है 10 सालों में, जो बिक्री 20,000 का काउंटर हुआ करता था वो 2,000 में रह गया। ये है इस सरकार की नीतियां। ये बीजेपी से आपका सवाल है। जी बताइए, आपका सवाल। हम तो चाहते हैं कि रोजगार पूरी तरीके से खत्म है। हम लोग पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, अपना पैसा वैसा लगा के जाते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा? ठीक है, ओके, आपका सवाल। सर मेरा सवाल तनुज पुनिया जी से है कि अगर कांग्रेस इतना सक्षम पार्टी थी तो उनको महागठबंधन करने की क्या जरूरत थी? क्या वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ सकते थे? आपका सवाल। स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने काम हैं उतने कामों में अगले पंचवर्ष के साथ साथ आगे 10 वर्ष का चुनाव भी लड़ा जा सकता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है और किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। सवाल ये है कि इस तरीके से जिनका विजन आज ही स्पष्ट है कि हम मुसलमानों के लिए बांट रहे हैं पूरी तरीके से, आज वो सेकुलर बनकर क्यों घूम रहे हैं? सर मेरा ये कहना है कि अभी प्रमोद कृष्णन जी जो हैं, जो एक्स कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने कहा है कि उनके जो नेता थे कांग्रेस में जो हैं अभी, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने पर जैसे साहबानो केस में संविधान संशोधन किया गया था वैसे ही संशोधन करके राम मंदिर को भी वहां से हटा देंगे। ओके, मैं आ रहा हूँ, पहले मैं जवाब ले लेता हूँ। एक सेकंड। पुनिया साहब आपसे भी सवाल है, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल है। उनका ये कहना है कि व्यापारी परेशान है, कामकाज चौपट है, रोजगार है नहीं, वैकेंसी आती पेपर लीक हो जाता है। मैं दिनेश बैस जी के प्रश्न का जवाब देता हूं। दिनेश बैस जी मेरे मित्र हैं और अच्छे व्यापारी हैं। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि जब माननीय मोदी जी ने 2014 में जब इस देश की सत्ता संभाली तो जो कांग्रेस ने इस देश की विरासत में हमको सौंपा था, यह देश पूरे विश्व में 11वीं आर्थिक शक्ति था और आज ये भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। अगर व्यापार चौपट होता तो ये 5वीं आर्थिक शक्ति कैसे बन जाता? हम बता रहे हैं और अगले कार्यकाल में हम 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे, ऐसा मोदी की गारंटी है। ओके, तनुज पुनिया साहब, उधर से सवाल है। 1 सेकेंड, विपिन आप इधर आइए। उधर से सवाल है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था जब राम मंदिर पर फैसला आया था कि जब हम सत्ता में आएंगे शाहबानो केस की तरह एक कमीशन का गठन करेंगे, फैसले को पलट देंगे। इस पर घिर रहे हैं आप, फंस रहे हैं। देखिए, पहले तो आपने पिछले सवाल पे कहा था इनकी कमियां ना गिनाइएगा, मैं वो पूरी बात कर लूं अपनी। उधर से सवाल आया था इसलिए मैंने टॉस मैं उसके बाद वो कर दूंगा, सवाल का जवाब भी दे दूंगा। देखिए, जो आपने कहा, आपने पूछा पिछले 10 साल की आप उपलब्धियां गिना दीजिए, ठीक है। उन्होंने एक भी 10 साल की उपलब्धि नहीं गिनाई है। उन्होंने ये कहा है कि जो महादेवा का जो प्रस्तावित था वो पास हो गया, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। जो हमारा फतेहपुर देवा का बाईपास है वो पास हो गया है, वो उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अफरा तफरी में 10 साल में जीरो, नील बटे सन्नाटा काम करके और आखिरी में चुनाव के महीना 2 महीना पहले अफरा तफरी में सब पास करके और ये श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने 10 साल में इतने काम कर दिए। आज तक ग्राउंड पे बाराबंकी में
बाराबंकी, क्योंकि सब जनता यहाँ बाराबंकी की है, बाराबंकी की लोकसभा की हम आज बात कर रहे हैं, तो बाराबंकी में कोई ऐसा ग्राउंड पे हमें काम दिखाई नहीं है। प्रमोद कृष्णम के बयान पर, प्रमोद कृष्णन के बयान का क्या एक बार रिपीट कर देंगे सवाल? उन्होंने कहा कि प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे और राम मंदिर पर फैसला आया तो राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, कमीशन बनाएंगे, फैसले को पलट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जो जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो बाकायदा स्वागत किया गया था, ये कहा गया था कि जो है स्वागत करते हैं कि मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम जो है, और ये राजनीतिक कार्यक्रम को की रूपरेखा आपने बना दी है, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम आपने किया है। प्रमोद कृष्णम जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा, क्या हमें क्या पता, कहीं रिकॉर्डेड कहीं है, कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी से। उनके इस आरोप को आधार इस बात पर मिल रहा है कि फैसला आया तब आपने अयोध्या से दूरी बनाए रखी, स्वाभाविक था। आपने शिलान्यास में दूरी बनाए रखी, स्वाभाविक था। आपने प्राण प्रतिष्ठा में दूरी बनाए रखी, स्वाभाविक था। लेकिन आपने आज तक दूरी बनाए रखी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दूरी कहाँ बना रखी है? अजय राय जी गए थे, मैं स्वयं गया था उनके साथ प्राण प्रतिष्ठा से पहले, बाकायदा हनुमानगढ़ी और अयोध्या राम मंदिर में अंदर दर्शन करके मत्था टेक के आए हैं। तमाम न्यूज चैनल पे रिकॉर्डिंग है, तमाम न्यूज चैनल ने कवर किया है। हमारे आराधना मिश्रा मोना जी थी, हमारी सीएलपी लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं स्वयं था वहाँ पे, और तमाम जितने हमारे यूपी के नेता थे सब। सोनिया जी दूर रहे, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इधर से कुछ महिलाओं के सवाल लेता हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है? एक सेकेंड। देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, हम डिबेट स्टूडियो से भी कर सकते थे। हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आप अपने सवाल पूछ पाए और सामने से जवाब आए। एक सेकंड, थोड़ा पेशेंस दिखाइए। जी, मैं आ रहा हूँ, आप लोग के पास आ रहा हूँ। हाँ, सवाल बताइए। भाई साहब के पास गया मैं, वहाँ पे कोई वार्तालाप नहीं की गई, दोबारा उनसे पूछा भी नहीं गया। उनसे वार्तालाप कराइए, जो उनको कहने का इच्छा हो वो खुद बोले। ऑडियो बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। जी, आपका सवाल। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व से भी सवाल करना चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के करते हैं, लेकिन इनके एमपी, इनके विधायक जो है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो रमन्ना जैसे लोग हो, इनके विषय में इनको शर्मिंदगी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे जानना। आपका सवाल। भैया, मैं थोड़ा हट करके शांति रूप में बोलना चाहती हूँ। बीजेपी लोगों को शांत करिए, हम अपनी बात बताएं। एक सेकंड में आ रहा हूँ। एक सेकंड। इतना गुस्सा किस बात के लिए? आप एक सेकंड। आप पहले खड़ी जाए। एक सेकंड। आप अपना सवाल शालीनता से भी पूछ सकती हैं, मैं सामने से जवाब ले लूंगा। गुस्से से तो कोई काम नहीं होने वाला है ना। एक सेकंड। मोदी का खा रही। सवाल आपका क्या है वो बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरा देश बचना चाहिए, मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। देश खतरे में है, ये हाँ, देश खतरे में है, मेरी बहनें का खतरे में है। मैं जवाब ले लूंगा, आप शांति से बैठिए। जी बताइए, आपका सवाल। जी, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे बर्बाद हो, ओके। आपका सवाल बताइए। मैं गीता यादव, समाजवादी से जिला सचिव, और हम महिलाओं को आप जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब, हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? हमार भैया इधर उधर छोड़िए, कैमरे की तरफ देख के बोलिए। यहीं से बताइए। हम ये कह रहे हैं कि सब लोग शांति होइए, हम अपनी बात बताना चाहती हूँ। कहिए, अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो महिलाएं आई हैं बीजेपी की, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, और एक बेटे की माँ और एक बेटी की माँ। सवाल पूछने आई है साहब। अब सवाल पूछिए, मैं इसीलिए तुम आई। इसीलिए पूछ रही हूँ कि इसी सरकार ने क्या किया। ओके, मैं सवाल उधर पूछ लेता हूँ, अब शांति से सुनिए। सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया? एक सेकंड, अब जवाब सुन लीजिए। सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, उनका सवाल है। वो कह रहे महिलाएं असुरक्षित हैं, देश खतरे में है, ऐसा उनका सवाल है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस देश में 5 साल 2017 में जब मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बाराबंकी के लोगों की आवाज आप लोग नहीं आने दे रहे हैं। सवाल पूछा गया, जवाब सुन लीजिए। ये राजनीतिक नारे तो आप लगाते रहते हैं ना रैलियों में, थोड़ा जवाब सुनिए। अरे भाई साहब, वही गिना रहे हैं, शांति से बैठेंगे तभी तो आप सुन पाएंगे ना। आप थोड़ा पेशेंस, चुप हो जाएंगे, झूठ की दुकान सुनने नहीं चिल्लाते रहेंगे तो कैसे सुन पाएंगे महाराज। नाम क्या है आपका?
हमारा नाम हाँ। वीरेंद्र प्रधान है। वीरेंद्र प्रधान जी, आप प्रधान जी बताइए, शांति से रहेंगे तभी तो जवाब मिलेगा ना। अब देखिए मैं सवाल ले रहा हूँ उनसे, अब आपको अगर ऐसे जिरे करते रहेंगे तो जवाब कैसे आएगा? जी मैं ले रहा हूँ जवाब बताइए। 2017 में जब माननीय मोदी योगी जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, उसके बाद जब उनका यही समाजवादी सरकार में 2012 से लेकर 17 तक जब इस पूरे 5 साल में 565 दंगे हुए और जब गुंडा और माफिया लोगों की जमीनों को कब्जा कर रहे थे, जब योगी सरकार आई तो आज ये स्थिति है कि या तो गुंडे और माफिया प्रदेश को छोड़ के बाहर जा चुके हैं या एंटी रोमियो स्क्वाड के द्वारा अब ये माननीय योगी जी ने कह रखा है कि अगर इस चौराहे पे कोई मेरी बेटी और बहन को छेड़ेगा तो अगले उस पर उसको लिए वहां पर खड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहा है हमारा बुलडोजर और इंतजार कर रहे हैं वहां पे हमारे उसको उठाने के लिए। ना जाने कितने माफिया और गुंडों को जमींदोज कर दिया है। लाइन ऑर्डर आपने दुरुस्त किया। हमारे बीच फैज कुमार साहब हैं। फैज कुमार साहब आगे आ जाइए 1 मिनट। फैज कुमार साहब हैं, शायर हैं और बाराबंकी की सियासत को भी अच्छे से समझते हैं और यहाँ की शराफत को भी, नजाकत को भी। ये बाराबंकी की धरती जो है देवा शरीफ की धरती है। कुछ ऐसा सुनाइए कि सभी लोग शांत हो जाए और उसके बाद सवाल जवाब आगे बढ़ता है। पहले तो बाराबंकी के जितने हमारे साथी हैं, हम उनसे सबसे दरखास्त करेंगे कि 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। ठीक है जी जी, कहिए आप। आवाज बिल्कुल नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। 1 सेकेंड, चलिए एक शेर सुना दूं। शायर समाज का आईना होता है। मैं एक शेर जो हालात जो मैं महसूस कर रहा हूं उस हालात पे एक शेर है कि तुम्हें ना खुदा को जगाना पड़ेगा, तुम्हें ना खुदा को जगाना पड़ेगा, सफीना भंवर से बचाना पड़ेगा, अंधेरे बहुत हैं सुनो फैज तुमको चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। बात मोहब्बत की हो रही तो सवाल भी मोहब्बत से पूछे जाने चाहिए, सवाल भी मोहब्बत से पूछे जाने चाहिए। जी बताइए सवाल आप। हमारा सवाल, हमारे पास तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी समाज में रहते हुए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को इतना सशक्त कर दिया है और यहाँ पे कोई क्राइम नहीं, हमारे पास तो कोई सवाल ही नहीं है। सारे सवाल खत्म हो गए। जी बताइए। महिला जैसे कह रही, तेलंगाना वाला जो मैटर जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ है और आपका मणिपुर वाला, कहाँ मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया? दोनों मामलों में FIR हो गई, कार्रवाई हो रही है। हाँ जी बताइए, आपका सवाल मैडम। हमारा सवाल ये है कि हमारी बेटियां, बहुएं, बहनें, माँ बहनें कोई सुरक्षित है यहाँ पे? कोई सुरक्षित नहीं है और जो कुछ है बेच के परदेश भेजा जा रहा है हम लोगों के। मैं पीछे से भी कुछ सवाल लेता हूँ। 1 सेकंड में आ रहा हूँ आप लोगों के पास, आ रहा हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड। जी बताइए क्या सवाल है? चार लाइनें मुझे कहनी है। सारे नेताओं के लिए 4 लाइनें कहनी है। कोई सदियों ठगे नाम लेकर अपने परिवार का, कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म व्यापार का, कोई सबको चोर बता के खुद ही राह जनी पर है, कोई रखे धरनों का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर। सर मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, भूख। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, भूख। अब उस पर किसी का ध्यान नहीं है। इनका जवाब दे देना। नहीं उनका जवाब मत दीजिए, सवाल जी। अरे परिवार जो बता रहे हैं कि राष्ट्र धर्म और परिवार के नाम पर जो परिवार के नाम पर 70 साल और आज भी परिवार का पालन पोषण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देश को अपना मार्ग का कार्य कर रही है। भाई साहब हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, 60 साल इन्हीं ने मुसलमानों के बल पर राज किया, ना हमको शिक्षा दी, ना सुरक्षा दी, ना सम्मान दिया, ना रोजगार दिया। मोदी जी जब से आए हैं तालीमे तहरीक, हुनर हाट, सीखो कमाओ, रेशमा नई मंजिल, तमाम सारी योजना चला करके मुसलमानों को शिक्षित विकसित कर रहे हैं। इन्हीं ने आप लोगों को सिर्फ वोट पाए। आपका नाम क्या है? 1 सेकेंड। आपका नाम राजा कासिम है। राजा कासिम, ओके। मैं 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। तनुज पुनिया साहब, राजा कासिम है, उनका सवाल है कि आपने 60 सालों तक मुसलमानों को छला, उनका वोट लिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके लिए किया कुछ नहीं। मोदी जी आए तो सब कुछ उनको मिला। क्या किया है मोदी जी ने उनके लिए?
मेरा ये उन्हीं से सवाल है, क्या किया है? वो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें राशन मिल रहा है, हमें घर मिल रहा है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। नहीं तो विश्वास तो तोड़ दिया गया है ना। कहाँ मिल रहा है? आवास तो पहले भी मिला करता था, शौचालय पहले भी मिला करता था, पहले निर्मल भारत अभियान था, अब स्वच्छ भारत अभियान है, पहले प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना थी, शहरी क्षेत्र में जवाहर आवास योजना थी। नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ लखनऊ में स्टेडियम बनाया था, उसमें नया पत्थर लगवाना था तो एकाना से नाम बदल दिया। तो ये नाम बदलने की राजनीति है। योजनाएं सब वही हैं, पुरानी योजनाएं हैं। पुनिया साहब, क्या किसी योजना का लाभ जब किसी को दिया जाता है लाभार्थी को, तो उसकी जाति और धर्म देखा जा रहा है क्या? वो तो सबको मिल रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले जो योजना थी वो चल रही थी, उसका नाम बदला है केवल। वो आवास पहले भी मिल रहे थे, आवास आज भी मिल रहे हैं। योजना पुरानी है, कांग्रेस पार्टी के जमाने की है। मैं कुछ सवाल इधर से लेता हूँ। हाँ बताइए, क्या सवाल है? प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नारा दिया था देश को, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। आप अभी तक उसके बाद मैं इंतजार नहीं कर रहे, हमारा भी ले लिया। हमारा भी 2016 में हमें नोटबंदी के नाम पे वो भी ले लिया। दूसरी बार सरकार आई, इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार आई। उसके बाद हाथरस कांड हुआ हमारी एक दलित बेटी के साथ, दलित बहन के साथ। उसके बाद कर्नाटक में अभी परजोल रमन्ना ने, प्रधानमंत्री जी अभी 4-5 दिन पहले उसके भागने से उसके लिए वोट मांग रहे थे, उसके बाद उसको फरार करवा दिया, विदेश भाग गया। तीसरी बार सरकार आने जा रही है और लोगों को भी शामिल कर रहे थे। तीसरा नारा सुनिए, तीसरी बार ये इन्होंने नारा दिया है मंगलसूत्र पे, और मंगलसूत्र छीनने का जो काम किया है वो मोदी जी ने किया। हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक वाला। जितने भी पेपर हुए हैं आज तक एक भी पेपर नहीं करवाए थे। किसानों के लिए ये सबसे खतरनाक है। 50 किलो खाद मिलती थी, 45 किलो करते। ये मंडी की बात करते हैं। जी बताइए। हाँ आप बताइए, आपका सवाल। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बंद है। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी माफिया गुंडा थे सब ऊपर चले गए, कोई बचा नहीं। 12 बजे रात में आप चाहे पैसा लेके बहू बेटियां 12 बजे रात में पूरे शहर में घूमती हैं और ये किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। में बुड़वल मिल बंद है, शुगर मिल बंद है, दूध मिल बंद है। आप यकीन मानिए जान से लोग परेशान हैं, हाईवे नहीं बने, सड़कें नहीं बनी। एक सेकंड, मैं उधर से सवाल लूंगा, दोनों से सवाल है, लेकिन आपसे कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप चर्चा में ही नहीं है। लेकिन एक भाई ने एक सवाल पूछा है, क्या हिंदू मुस्लिम की सियासत में, राष्ट्रीय मुद्दों में बाराबंकी के मुद्दे कहीं गायब है क्या इस चुनाव में? और आप भी नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल गायब है। बाराबंकी के मुद्दे अस्पताल में यहाँ हार्ट का डॉक्टर नहीं है 10 साल से आज तक के। हार्ट अटैक किसी को होता है तो वो दवा देके और उसको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। हार्ट के लिए कोई दिक्कत न दवाएं हैं अस्पतालों में, और इसी तरह से बहुत बेरोजगारी अहम मुद्दा है। ठीक है साहब, उधर से एक बात कासिम साहब हैं, उनका कहना है कि 60 बरस तक हमको छला गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारा वोट लिया गया, हमारा विकास किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के संतानें तो है नहीं, हम खप रहे हैं आपकी संतानों के लिए, ताकि आपकी संतानों का भविष्य बन पाए। हम उनको एक विरासत देकर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गत वर्षों में अगर देखा जाए तो इस बाराबंकी की भूमि का अगर विकास हुआ है तो यहाँ पे आप सियाचीट की खेती भी देखेंगे, यहाँ पे आप ब्रोकली की खेती देखेंगे, यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, और यहाँ की जनता अखिलेश यादव और उसमें उलझी हुई है। अगर यहाँ सही ढंग से विकास किया जाए तो ये मिनी पंजाब बन सकता है, ये बाराबंकी। और बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। सर, मैं एक बार चर्चा में आपको शामिल करना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण में कहा कि देखिए, मोदी और योगी की संतानें तो है नहीं, हम आपकी संतानों की खातिर तप रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उनका भविष्य बनाकर जाएं, विरासत में ऐसा कुछ देकर जाएं कि उनको भविष्य की चिंता न करनी पड़े। क्या पब्लिक ये बात मान रही है कि सारी लड़ाई पब्लिक के लिए है, मोदी और योगी? अब देखिए, ये चुनाव का माहौल है और दोनों लोगों की संतानें नहीं है, ये बात सही है। अब पब्लिक कितना मानती है तो परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव में तो ये तो कहना मुश्किल है कि पब्लिक कितना मान रही है। आज का भाषण है, उसका असर अब कल होने वाले वोट और अगले चक्र के चुनावों पर ही दिखेगा।
लेकिन ये तो तय है कि दोनों लोगों का परिवार ही उन्होंने बताया है, तो बच्चे संतान तो हैं, तो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं पीछे से कुछ सवाल ले लेता हूँ। हाँ बताइए आराम से, आपका सवाल क्या है? नारेबाजी करने का कोई मतलब नहीं, सवाल है। हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग भारी मतों से इनको जिताएंगे। भारी कोई सवाल है भाजपा से आपका? जिताएंगे वो? कोई सवाल नहीं। सवाल ये लोग तो मचाते हैं हिंदू मुसलमान वाला, बाकी कोई मुद्दा पे बात ही लोग नहीं करते हैं। कि महंगाई में बात नहीं करते, बेरोजगारी पे कौन नहीं करता? ये लोग भाजपा वाले कोई मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पर नहीं बोलते। एक मिनट, मैं पीछे से कुछ सवाल है। हाँ बताइए, क्या करिए, क्या सवाल है? हम कहना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, विश्व पटल पर आज हमारी छवि अगर है तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दम पर है। और हम 11वीं अर्थव्यवस्था में आते जो हम आज तीसरे नंबर पर हैं। और क्या चाहिए? 500 वर्षों से हमें इंतजार था प्रभु राम का, जिन्होंने मेरे राम को लाए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज मोदी की सरकार में हर भैया सशक्त लाए हैं उनको। मोदी जी के समर्थक है, मोदी जी को ही वोट। एक सेकंड में जवाब ले लेता हूँ। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। तनुज पुनिया साहब, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया। एक बार फिर से राम मंदिर की, राम भक्त की तस्वीर सामने आई और उधर ज्यादातर महिलाओं का यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको फिर लाएंगे, तीसरी बार लाएंगे। देखिए, राम के भक्त हम भी हैं। मैं भी जब नॉमिनेशन करने गया था तो रामनामी ही पहन के गया था, राम के दर्शन करके गया था। लेकिन जो है राम के नाम की राजनीति करने हमको हमारे संस्कार में नहीं है, न हमारे देश के, हमारे पूर्वजों के संस्कार में था कि भगवान के नाम पे राजनीति करो, न उनके नाम पे वोट मांगने की बात हमने कभी की है। हम सब यहाँ राम भक्त हैं, जितने लोग हैं राम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, और अगर उनको राजनीति करनी है तो उनका ये नजरिया है। लेकिन आपने गठबंधन उनके साथ कर लिया, समाजवादी पार्टी के साथ, जिनके नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव कहते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी होते हैं। अब ये उनका नजरिया है। देखिए, हमारा संविधान हमें आजादी देता है कि आप किस चीज में विश्वास रखते हैं, ये आपकी आजादी है। क्या हमारे देश में ईसाई नहीं है? क्या हमारे देश में गौतम बुद्ध को मानने वाले नहीं है? क्या हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले नहीं है? हमारे देश में हर प्रकार के लोग हैं, फारसी भी हैं हमारे देश में, हर किस्म के लोग हैं। हम लोग राम को मानते हैं, हम राम की पूजा करेंगे। कोई अगर जीसस क्राइस्ट को मानता है तो वो उसकी पूजा नहीं कर सकता है क्या? तो ये हर किसी का नजरिया। मैं इधर से भी कुछ सवाल ले लेता हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? देखिए, हमें वोट उसे देना चाहिए जिसकी जीत में हम पाकिस्तान न खुश हो, इंडिया में खुशी मनाई जाए, और कांग्रेस का तो कोई बन ही नहीं सकता। ओके, आप सर, मोदी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तनुज भैया के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, सवाल पूछ लीजिए। हाँ, नारेबाजी तो आप जनसभा में जाएंगे तो करेंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके। देखिए, भाजपा सरकार, अरे आपके भाई बिरादरी गिरा क्यों रहे उनको? सवाल तो सुनिए। इतना तो मंजनू नहीं पीटा था लैला के प्यार में, और जितना नौजवान और किसान पिट गया भाजपा की सरकार में। भाजपा वालों से मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते हैं, वो कब देंगे? 15 लाख खाते में आने को कहते हैं, वो कब देंगे? और मोदी जी ने सिटी बनाने की बात कही थी, वो कब? मैं भाजपा से केवल ये पूछना चाहता हूँ, आराम से मैं भाजपा सरकार से केवल ये पूछना चाहता हूँ कि बिना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के एक भी भाषण क्यों नहीं दे पाते? तो मैं सवाल, अब शांति से जवाब सुनिएगा। उधर से सवाल है कि बिना हिंदू मुस्लिम के कोई चुनाव क्यों नहीं हो पाता है? अचानक से मंगलसूत्र की बात होने लगी, अचानक से मुस्लिम की बात होने लगी। दूसरा, उन भाई का ये कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, आप मुद्दों से लोगों को भटका देते हैं। ये जो चुनाव घोषणा पत्र अभी कांग्रेस ने जारी किया, उस चुनाव घोषणा पत्र में वामपंथ की और मुस्लिम लीग 1936 में जब मुस्लिम लीग बनी थी, जो डिमांड्स रखी थी, वह उसकी एक झलक मिलती है। आप बताइए कि यहाँ पर हर माँ हर अपने बच्चे के लिए एक धन सुरक्षित करती है, लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने इसको स्पष्ट कहा है। खुद जब ये उनका अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हम एक एक का, बड़े जो संपन्न लोग हैं उनके घरों की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे। आप बताइए, सर्वे नहीं, एक्सरे कराएंगे। आप बताइए, ये जो माँ अपने बच्चे के लिए अपने आप कोई एक धन नहीं रख सकती, ये कहाँ की सोच है? एक और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस के लिए मोहब्बत एक दुकान हो सकती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुकान में चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी। तनुज पुनिया साहब, विरासत टैक्स की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जजिया कर लगाने की बात हो रही है, जैसे मुगलों के समय में हुआ करता था, वही करेंगे आप सत्ता में आएंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये सब अफवाह उड़ाने की बातें हैं, लोगों को बरगलाने की बातें हैं, बातों को तोड़ने मरोड़ने की बातें हैं, बातों को तोड़ने मरोड़ने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग सब जिस तरह से अपनी पूजा अर्चना वाला करते हैं वैसा ही चलेगा। लेकिन जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो आज ये सब धर्म की राजनीति में खो चुके हैं। कोई यहाँ किसान की बात क्यों नहीं कर रहा, रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे किसानों की बात नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे मजदूरों की बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात आज नहीं हो रही है। इससे मुझे दिक्कत है, इससे मुझे परेशानी। उधर बहन का एक सवाल था कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं और पाकिस्तान से आपके लिए समर्थन है। पीएम मोदी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो एक्सपोज हो रही है, और इसको एक बल मिलता है, इस आरोप को एक बल मिलता है जब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, एटम बम उसके पास भी है। तो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की हिमायत, उसकी वकालत, ये कहां तक सही है? वकालत क्या है, उनके पास एटम बम है, ये फैक्ट है, ये आपको भी पता है। भारत के लोगों को डराने का क्या मतलब? डराने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट रखा गया है। डराना तो इनके प्रत्याशी ने किया है, जो बुलडोजर लेके नामांकन करने गई थी, धमका रही हमारे देशवासियों को धमका रही है कि हम बुलडोजर तुम्हारे पे चलाएंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं तो क्या मोदी जी उनके प्रधानमंत्री के बर्थडे में खाना खाने नहीं गए थे बिन बुलाए? वो भी तो था, तो वो नजदीकियां नहीं दिखाता पाकिस्तान से। देखिए, ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, उनके प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, और उनके प्रधानमंत्री तो बिना बुलाए गए थे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, कुछ जो है संबंध भी है, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है और दुश्मनी भी है, क्योंकि जिस तरह से वो हमारे बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, तो जब लड़ने की बारी आती है तो पूरे जोर से उनसे लड़ाई होती है हमारी, और कोई उनके बीच। केपी तिवारी जी, क्या 2 चरण के चुनाव के बाद चुनावी मुद्दे बदल गए हैं? रामधुरी पर ये चुनाव चला गया है, जिस तरीके से कल अयोध्या में रोड शो हुआ और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हम ये चुनाव राम मुद्दे पर होगा, राम मंदिर के मुद्दे पर होगा। ये तो जनवरी में ही उसकी जब प्राण लोकार्पण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तभी तय हो गया था, और 2 चुनावों से पहले भी वो कम था। और हर चुनाव में देखते आए हैं हम, चाहे पहले चुनाव हुए हों चाहे अब चुनाव हो रहे हैं, ये धीरे धीरे जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव पश्चिम से उत्तर की ओर निकलते हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं, तब राम का मुद्दा बढ़ता जाता है, और वही हो रहा है राम के मंदिर पर। आपका नाम भाई साहब? रविनंदन खजांची। हाँ, रविनंदन खजांची। आपका कोई सवाल? हमारा यही सवाल है कि जो घोटाला किया सरकार, एक सेकंड इनको पूछने दीजिए। जो इनका मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वही उठा के देख लेंगे। कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 370 फिर से करेंगे, राम मंदिर फिर से तुड़वा के बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ये मैं सवाल ले लूंगा। हाँ, इधर से कुछ सवाल। आपका सवाल आ चुका है, इसलिए मैं बीजेपी के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा, आराम से सांस लेकर, जो गौ माता को काट कर 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है, बीजेपी बताए कि गौ माता को काटा गया है, इनको कोई माफ नहीं करेगा। इस बार राजी में कोई काम नहीं किया। ये सरकार केवल अडानी अंबानी की सरकार है, भाजपा सरकार। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि जो बता रहे हैं साहब कि बहुत काम किया है, बाराबंकी जनपद में क्या काम किया बीजेपी सरकार ने, एक काम बताएं। और यहाँ पे बगल ही में, 1 मिनट भाई बोलने दिए, बगल में ही जिला अस्पताल है, आप उसकी दुर्दशा देखिए जाके। आपका सवाल आ गया, पीछे में आ रहा हूँ। जो ये लोग बता रहे हैं, जिला अस्पताल की बात करते हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, वैसी सुविधा कहीं भी नहीं, सभी का समय से इलाज। बीजेपी की प्रवक्ता बताएंगे ना सर, इनके महागठबंधन की सरकार में मुसलमान जो है चुनाव आते ही दंगा करवा के मरवाया जाता था। मोदी जी की सरकार में मुसलमान बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इन लोगों से देखा नहीं जाना। तनुज पुनिया साहब, उनका ये कहना है कि आज कोई दंगा नहीं हो रहा है, जब आपकी सरकारें रहा करती थी तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे। देखिए, दंगा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक पक्ष की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है, एक पक्ष की आवाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विवाद हो, निष्पक्ष आप बिना जात धर्म देख करके उसका फैसला लेना चाहिए। एक पक्षीय बात करेंगे तो अराजकता और फैलेगी, ये मेरा कहना है। जहां तक उनकी बात है, मुसलमानों को कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो कोर्ट का फैसला है। अगर कोई
एक पक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। तनुज पुनिया साहब का आरोप है एक पक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं पहले तो ये बात कहना चाहता हूं, 2019 में कांग्रेस के शहजादे ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। इस देश की जनता ने 282 से बढ़ा करके 303 सीट पे कर दिया था। अब हमें लगता है कि इस बार जो मोदी जी ने नारा दिया है, निश्चित रूप से यह देश की जनता 400 पार अब की बार का नारा पूरा होगा। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि एक पक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1984 में जब सिख के दंगे हुए थे तब वो क्या था। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने, तो वो क्या था, पूरे देश की आवाज को दबा दिया था कांग्रेस ने। जब 1975 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी तो पूरे देश की आवाज को दबाया था। ओके, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी एक सेकंड। मैं प्रदीप कुमार जैन हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। व्यापारी सबसे बड़ा भला इस सरकार में हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं आती थी, 15 दिन में आती थी, 15 दिन रात में आती थी। आज पूछे गाँव में रोजगार कितने पनपे, कितने उद्योग यहाँ लग गए। हर उद्योग से रोजगार मिल रहा है उनको। गाँव में बिजली जो 15 दिन, मेरा पेट्रोल पंप गाँव में था, 15 दिन में आती थी, 15 दिन रात में आती थी। लोग मेहमान उसमें आते थे, भैया रात में आएगी दिन में बिजली आ रही है। जी बताइए। ये 20 जगह बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से, हम लोग गांव से आए, रात भर साढ़ रखाते हैं, उनको कौन रखाने जाएगा? व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी जाएंगे रखाने? आराम से, एक मिनट, आराम से 1 मिनट। ये जो कह रहे हैं कि व्यापारी बहुत खुश है, व्यापारी को 10 सालों में 50 जगह टैक्स देना पड़ रहा है और वो दुकानदारी नहीं कर पा रहा है। वो सीए के यहाँ भागता है, जीएसटी कमिश्नर के यहाँ भागता है और वकील के यहाँ भागता है। आप नोट। मैं सुरेश गौतम एडवोकेट हूँ। कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी 365 दिनों में 400 दंगे होते थे। सुरेश गौतम बोला हूँ, 365 दिनों में 400 दंगे कांग्रेस में होते थे। आज एक भी दंगा कहीं हो रहा तो बता दीजिए। आज एक भी दंगा नहीं हो रहा। ठीक है, समय हमें आगे जाने की इजाजत नहीं देता है। कुल मिलाकर बाराबंकी की जनता के मुद्दे क्या हैं, उसका मूड क्या है, सामने जनप्रतिनिधियों की योजनाएं क्या है, उनके दावे और वादे क्या हैं, सब कुछ हमने आपको बताया। आज चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। बाराबंकी से मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी लखनऊ में। आइएगा, रखिएगा अपने सवाल। नमस्कार।